प्रिय व्यूअर्स, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए जून 2019 से अप्रैल 2020 तक के समसामयिक घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। WHO ने दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। अब तक कोरोना वायरस से चीन में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चीन के अलावा भारत समेत बहुत से अन्य देशों में करीब 100 से भी अधिक मामले सामने आए हैं। WHO के मुताबिक यह घोषणा चीन के साथ अन्य देशों के व्यापार या यात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसका मकसद कमजोर स्वास्थ्य अवसंरचना वाले देशों को इस वायरस के प्रकोप से बचाना है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के प्रचंड प्रकोप के कारण बहुत से देशों ने चीन से अपने नागरिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है तथा चीन की यात्राओं को भी स्थगित कर रखा है। वायरस का सबसे अधिक प्रकोप चीन के हुबई प्रांत में है, जहां लोग वर्चुअल लॉकडाउन की स्थिति में हैं। वर्चुअल लॉकडाउन एक ऐसी स्थिति होती है जब महामारी ग्रस्त क्षेत्र के नागरिकों को अन्य किसी क्षेत्र में जाने से रोका जाता है ताकि बीमारी दूसरे क्षेत्रों में न फैल सके। आपको बता दें कि WHO IHR यानी इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के तहत विश्व के लिए खतरनाक किसी गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा को वैश्विक इमरजेंसी घोषित कर सकता है। 2020-21 के संघीय बजट भाषण में वित्त मंत्री ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए बजट आवंटन के दौरान बौद्धिक संपदा सृजन और उसके संरक्षण पर जोर दिया। इसे ध्यान में रखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने साथी यानी सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स पहल लॉन्च की है। इस पहल का मकसद देश में साझाकृत, पेशेवर तरीके से प्रबंधित और मजबूत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना के निर्माण की जरूरतों पर ध्यान देना है। इस योजना के जरिए हमारे संस्थानों में मौजूद एक्सेसिबिलिटी, मेंटेनेंस, रिडंडेंसी यानी अतिरिक्तता और कीमती उपकरणों के डुप्लीकेशन जैसी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। नई पहल के तहत देश में कुछ ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां एनालिटिकल टेस्टिंग की कॉमन सर्विस प्रदान करने के लिए एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हो सकेंगे। इससे डुप्लीकेशन को रोका जा सकेगा और विदेशी स्रोतों पर भी निर्भरता कम होगी। योजना के मुताबिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अगले 4 सालों के लिए हर साल 5 साथी केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग पहले से ही ऐसे 3 केंद्र IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और BHU में स्थापित कर चुका है। सरकार ने ड्रोन द्वारा कीटनाशकों के उपयोग के संबंध में जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि कीटनाशकों का हवाई छिड़काव करना एक गैरकानूनी कार्य है। दरअसल एक सक्रिय पर्यावरणविद ने नवंबर 2019 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को एक पत्र के जरिए कीटनाशकों के छिड़काव में ड्रोन के बढ़ते उपयोग से रूबरू कराया था। उनका मानना है कि कीटनाशकों के हवाई छिड़काव से एक बड़ा क्षेत्र दुष्प्रभावित होता है। इस अपील के जवाब में केंद्र ने कहा कि कीटनाशी अधिनियम 1968 के मुताबिक कीटनाशी के हवाई छिड़काव के लिए किसी आवेदन को केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड से अनुमति मिलना आवश्यक होता है। इसके अलावा केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस तरह के किसी भी आवेदन को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को तकनीकी विषयों पर सलाह देता है। यह बोर्ड कीटनाशकों से मनुष्यों और जीवों को होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों पर भी सलाह देता है। बीते दिनों चाइल्डहुड निमोनिया पर एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट 29 से 31 जनवरी के बीच स्पेन के बार्सिलोना में चाइल्डहुड निमोनिया पर अपनी तरह के पहले वैश्विक फोरम के आयोजन से पूर्व आई। रिपोर्ट के मुताबिक निमोनिया के कारण पूरी दुनिया में 5 साल तक के जितने बच्चों की मौत हुई है, उनमें 14% मौतें अकेले भारत में हुई हैं। राहत की बात यह है कि 2013 के मुकाबले इन मौतों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। उत्तर भारत की स्थिति इस मामले में और खराब है। यहाँ निमोनिया के कारण देश की कुल 50% मौतें होने का आकलन लगाया गया है।
आपको बता दें कि निमोनिया एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिससे फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। निमोनिया के कारण फेफड़े के एक हिस्से में पस और तरल पदार्थ भर जाता है जिससे सांस लेने में दर्द होता है और ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आती है। यह रोग वायरस, बैक्टीरिया और कवक किसी भी माध्यम से हो सकता है। वहीं इसके पर्यावरणीय कारकों की बात करें तो इंडोर पॉल्यूशन, भीड़भाड़ वाले इलाके में रहना और धूम्रपान के संपर्क में आने से भी बच्चों में निमोनिया का खतरा बन सकता है। दुनिया भर में बच्चों को निमोनिया से बचाने और उनका उपचार करने के लिए WHO और यूनिसेफ ने मिलकर इंटीग्रेटेड ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनिया एंड डायरिया शुरू किया था। इस प्रोग्राम के तहत 2025 तक निमोनिया मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 3 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस रोग से होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए भारत सरकार ने भी 2014 में इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनिया एंड डायरिया लॉन्च किया था। हाल ही में चमगादड़ों पर एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन का मकसद इस बात का पता लगाना था कि कैसे चमगादड़ इबोला, निपा, कोरोना और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे अनगिनत वायरसेस के लिए प्राकृतिक वाहक का काम करते हैं। नेचर माइक्रोबायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक चमगादड़ खुद प्रभावित हुए बिना कई सारे वायरस के वाहक होते हैं और स्थलीय स्तनपायियों के मुकाबले इनकी जीवन अवधि भी अधिक होती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि चमगादड़ों में विषाणु जनित सूजन यानी इन्फ्लेमेशन से खुद को आसानी से बचाने की क्षमता होती है, जबकि यही विषाणु जनित सूजन जानवरों और इंसानों में विषाणु जनित गंभीर बीमारियों का कारण होती है। इस प्रतिरोधक क्षमता के लिए NLRP3 प्रोटीन की सक्रियता को मुख्य कारण बताया गया है। चमगादड़ों में 4 तरह के NLRP3 प्रोटीन पाए जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो चमगादड़ों में पाए जाने वाले इस प्रोटीन के इन्फ्लेमेशन से बचे रहने की क्षमता इंसानों में पाए जाने वाले NLRP3 प्रोटीन के मुकाबले कहीं अधिक होती है। बीते दिनों IVRI यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर ने विकसित लाइव अटेन्युएटेड CSF वैक्सीन की तकनीक प्रदर्शित की। CSF यानी क्लासिकल स्वाइन फीवर सुअरों में होने वाली एक खतरनाक बीमारी है जो कि सुअरों में उच्च मृत्यु दर का कारण है। भारत में इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए 1964 से ब्रिटेन में बनी लेपिनाइज्ड CSF वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। इस वैक्सीन का उत्पादन खरगोश के प्लीहा से किया जाता है जिसके लिए बड़ी संख्या में खरगोशों को मारना पड़ता है। आपको बता दें कि देश की कुल आवश्यकता की तुलना में इस वैक्सीन की मात्रा काफ़ी कम होती थी। इस वजह से IVRI ने कोशिका संवर्धन विधि का उपयोग करके लेपिनाइज्ड वैक्सीन वायरस से कोशिका संवर्धित CSF वैक्सीन विकसित किया था। बाद में लेपिनाइज्ड वैक्सीन वायरस की जगह एक स्वदेशी विषाणु वाले CSF वायरस को शामिल किया गया और इस CSF कोशिका संवर्धित वैक्सीन को बनाया गया। गौरतलब है कि विभिन्न राज्य सरकारों और निजी निर्माताओं ने इस नई वैक्सीन की तकनीक हस्तांतरण की मांग की है। इस वैक्सीन की लाखों खुराकें सेल कल्चर में आसानी से उत्पादित की जा सकती हैं। इससे देश की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ इसे निर्यात भी किया जा सकेगा। 1 फरवरी को संसद में पेश संघीय बजट में सरकार ने नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन की घोषणा की। इस योजना को 5 साल के लिए 8000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। योजना का क्रियान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। बजट भाषण के दौरान वर्तमान अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री 4.0 के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स सहित क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका पर जोर दिया गया। वित्त मंत्री के मुताबिक इस मिशन के जरिए समाज में तकनीक की बढ़ती जरूरतों पर ध्यान दिया जा सकेगा ताकि भारत को तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी देशों की बराबरी पर लाया जा सके। यह मिशन क्वांटम कंप्यूटर, फाइबर और फ्री स्पेस के जरिए सुरक्षित संचार, क्वांटम एन्क्रिप्शन और क्रिप्ट एनालिसिस तकनीक को विकसित करने और देश में इनकी पहुंच सुनिश्चित करने में मददगार होगा। इससे भारत को आने वाले समय में राष्ट्रीय सहित क्षेत्रीय मुद्दों का पता लगाने में भी आसानी होगी। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्वांटम थियरी पर आधारित तकनीक है। इससे ऊर्जा और किसी तत्व की प्रकृति को एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर समझा जा सकता है। क्वांटम सिद्धांत कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशंस, सेंसिंग, केमिस्ट्री, क्रिप्टोग्राफी, इमेजिंग और मैकेनिक्स आदि से जुड़े कॉम्प्लेक्स मामलों के लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की खोज में सहायक होती है। नासा द्वारा 2018 में पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च करने के बाद हाल ही में नासा और ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से नया सोलर प्रोब विकसित किया गया।
इसे अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया जा चुका है। नए सोलर प्रोब को सूर्य के ध्रुवों के अध्ययन के लिए तैयार किया गया है। यह सोलर ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट सूर्य के ध्रुवों का अवलोकन करेगा। इससे वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि सूर्य की व्यापक चुंबकीय ऊर्जा पृथ्वी को किस तरह प्रभावित करती है। यह ऑर्बिटर पृथ्वी और शुक्र के गुरुत्व की मदद से खुद को सूर्य के बहुत करीब ले जाएगा। यह सूर्य के निकटतम बिंदु के पास पहुंचने पर कुछ गर्म हिस्सों को कैप्चर करेगा ताकि सूर्य की सतह पर होने वाले बदलावों के कारण का पता लगाया जा सके। इस शोध से वैज्ञानिक सौर पवनों के केंद्रित स्रोत का पहली बार पता लगा सकेंगे। गौरतलब है कि सौर पवनें प्लाज्मा और आवेशित कणों की धारा प्रवाह होती हैं जो सूर्य से बाहर की ओर गति करती हैं। सौर पवनें गर्म सौर कोरोना के कारण उत्पन्न होती हैं। कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है। भारत सरकार ने जीन मैपिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस परियोजना से संबंधित एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की 2 नई विज्ञान योजनाओं की शुरुआत की भी घोषणा की गई है। भारत की विशाल आनुवंशिक विविधता के कारण यह परियोजना दुनिया में आनुवंशिक अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा परियोजना के पहले चरण में देश के विभिन्न क्षेत्रों से 10,000 लोगों के नमूने लेने की अनुमति दी गई है। खबर के मुताबिक इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में IISc बेंगलुरु सहित 20 प्रमुख संस्थान और कुछ IIT शामिल होंगे। इसमें शामिल संस्थान परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर काम करेंगे, जिसमें क्लिनिकल सैंपल मुहैया कराना और अनुसंधान में सहायता शामिल है। IISc का सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च परियोजना के नोडल बिंदु के तौर पर काम करेगा। आपको बता दें कि भारत के आनुवंशिक परिदृश्य का मानचित्रण अगली पीढ़ी की दवा, कृषि और जैव विविधता प्रबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इससे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के विकास को आधार मिलेगा। पश्चिम बंगाल में शोधकर्ताओं की एक टीम ने चावल की खास किस्म विकसित की है। इसमें आर्सेनिक के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमताएं मौजूद हैं। टीम ने इस खास तरह के चावल को मुक्तोश्री नाम दिया है। इसे IET 21845 भी कहा जा सकेगा। पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा चावल की इस किस्म पर कई सालों से काम चल रहा था। टीम के मुताबिक चावल की यह किस्म चावल की दूसरी किस्मों के मुकाबले मिट्टी से काफी कम मात्रा में आर्सेनिक और जल ग्रहण करती है। गौरतलब है कि कई अध्ययनों में इस बात का जिक्र किया गया है कि भौम जल और मृदा में मौजूद आर्सेनिक धान के जरिए खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। लिहाजा पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्र जहां चावल का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है, चावल की यह किस्म वहां के लोगों को आर्सेनिक के खतरे से दूर रखने में कारगर साबित होगी। WHO के मुताबिक लंबे समय तक आर्सेनिक के संपर्क में रहने से शरीर में विषाक्तता पैदा हो सकती है। आर्सेनिक से त्वचा क्षति और त्वचा कैंसर भी हो सकता है। इसरो ने हाल ही में एक नए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को जल्द लॉन्च करने की बात कही है। मार्च तक इसके लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है। इसे GISAT-1 यानी जियो इमेजिंग सैटेलाइट नाम दिया गया है। इसरो के एक वैज्ञानिक के मुताबिक इस सैटेलाइट में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाए जाएंगे, जिससे देश की सीमाओं पर लगातार पैनी नजर रखी जा सके। इसके अलावा समय समय पर आने वाले भौगोलिक बदलावों पर भी निगरानी रखी जा सकेगी। आपको बता दें कि इसरो की योजना में शामिल 2 भारतीय अर्थ ऑब्जर्वेशन स्पेसक्राफ्ट्स, जिन्हें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाएगा, उनमें यह पहला सैटेलाइट है। क्योंकि इससे पहले भारत द्वारा जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, उन्हें या तो लगभग 600 किलोमीटर के आसपास वाली कक्षा में या फिर लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही भेजा गया है। GISAT-1 को एक निर्धारित स्थान पर ही रखा जाएगा ताकि भारतीय उपमहाद्वीप पर लगातार नजर रखी जा सके। इसके अलावा बीते दिनों अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इसरो ने 2020-21 के दौरान 10 और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करने का जिक्र किया है। आने वाले समय में जिन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात कही जा रही है, उनमें रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स RISAT-2BR-2, RISAT-1A और 2A, OceanSat-3 और ResourceSat 3x3S शामिल हैं। हाल ही में सरकार ने स्वदेशी गायों पर शोध के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है। सूत्रा पिक नाम की इस पहल की फंडिंग सरकार के कई विभागों और मंत्रालयों के सहयोग से की जाएगी। इनमें शामिल हैं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, CSIR, आयुष मंत्रालय। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी इसका भागीदार है। सूत्रा पिक यानी साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन
प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस काउज 5 थीम्स पर आधारित होगी। इस पहल का एक उद्देश्य भारतीय स्वदेशी गायों से दूध और उससे बने उत्पादों के लक्षणों पर वैज्ञानिक शोध करना है। इसके अलावा घी और दही के पोषणकारी और चिकित्सकीय गुणों पर वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही परंपरागत तरीके से स्वदेशी गायों के दूध से बने डेयरी उत्पादों के लिए मानकों का विकास करने पर जोर दिया जाएगा। यह पहल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सीड यानी साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट डिवीजन द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इससे पहले गायों पर शोध करने के लिए SVROP यानी साइंटिफिक वैलिडेशन एंड रिसर्च ऑन पंचगव्य के लिए सीड ने 2017 में नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है। पंचगव्य गाय के 5 उत्पादों दूध, घी, दही, गोबर और मूत्र का मिश्रण होता है। हाल ही में ICRISAT यानी इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ने बीज प्रजनन के लिए नई तकनीक विकसित की है। इस नई तकनीक से बीज प्रजनन की अवधि को काफ़ी हद तक घटाया जा सकेगा, जिससे उनके उत्पादन में भी कम समय लगेगा। इसे रैपिड जेन नाम दिया गया है। रैपिड जेन का मकसद फसल विविधता के विकास में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के किसी कृषि शोध संस्थान के लिए यह पहली स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सुविधा से प्रकाश, तापमान और आर्द्रता की नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे के जीवन चक्र में तेजी आएगी। वर्तमान में किसी फसल की नई किस्म के प्रजनन में 10 या उससे ज्यादा साल लग जाते हैं, जिसमें 6 से 7 साल उसके सीजनल जनरेशनल एडवांसमेंट्स में ही लग जाते हैं। रैपिड जेन सुविधा से ज्यादातर फसलों के प्रजनन चक्र में लगभग 40% की कमी आने की संभावना है। रैपिड जेन में 3 तकनीकें इंस्टॉल की जाएंगी, मसलन टेस्ट बेड ऑप्टिमाइजेशन चैम्बर्स, लाइटिंग कंट्रोल्ड ग्रीन हाउस बेज और टेम्परेचर रेगुलेटेड लाइट डिप्राइवेशन पॉली हाउस। पॉली हाउस इनमें सबसे बड़ा इंस्टॉलेशन होगा, जिसे एक बार में 30,000 से अधिक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। आपको बता दें कि ICRISAT एक गैर लाभकारी और गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है। हाल ही में फेसबुक ने अपने इंस्टाग्राम और मैसेंजर के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्लान की घोषणा की। इस बात से चिंतित होकर दुनिया के कुछ बाल संरक्षण संगठनों और विशेषज्ञों ने मिलकर फेसबुक CEO मार्क जुकरबर्ग से मुलाकात की। वहीं यूके स्थित नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन ने भी इस बात पर चिंता जाहिर की है। इन सभी का मानना है कि इस प्रस्ताव से आने वाले समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बाल सुरक्षा खतरे में आ सकती है, क्योंकि इस तरह के फैसले से बच्चों से जुड़े ऑनलाइन कंटेंट की मॉनिटरिंग करने में काफ़ी कठिनाई होगी और ऑनलाइन ग्रूमिंग एवं चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट की अपलोडिंग के मामलों में इजाफा होगा। आइए समझते हैं कि क्या है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कन्वर्सेशन करने वाले 2 लोगों के बीच भेजे जाने वाले मैसेज को लॉक कर दिया जाता है। चिंता की बात यह है कि इन एन्क्रिप्टेड मैसेजेस को कोई तीसरा व्यक्ति या उस प्लेटफॉर्म का एडमिनिस्ट्रेशन अथवा कोई कानूनी एजेंसी डिक्रिप्ट नहीं कर सकती, जिस वजह से सुरक्षा संबंधी मसले बने रहते हैं। हालांकि इसका फायदा यह भी है कि इससे यूजर्स की ऑनलाइन प्राइवेसी बनी रहती है। फेसबुक के इस फैसले को लेकर इसलिए चिंता जताई जा रही है क्योंकि फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट बड़ी संख्या में भेजे जाते हैं। यूके पुलिस ने इस संबंध में 9,000 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं, जिनमें 22% मामले इंस्टाग्राम, 19% मामले फेसबुक या मैसेंजर और 3% मामले व्हाट्सएप पर पाए गए। हाल ही में HPF द्वारा एक नए एक्सोप्लैनेट G940b की पुष्टि की गई है। वैसे इस ग्रह की आरंभिक जानकारी नासा के केपलर टेलीस्कोप से मिली थी। इसका आकार पृथ्वी से लगभग दोगुना बताया जा रहा है और पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 100 प्रकाश वर्ष मानी जा रही है। साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक यह 6 पृथ्वी दिवस में अपने तारे की परिक्रमा कर लेता है। HPF यानी हैबिटेबल जोन प्लैनेट फाइंडर पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक खगोलीय स्पेक्ट्रोग्राफ है। इसे टेक्सास में 10 मीटर हॉबी एबरली टेलीस्कोप पर स्थापित किया गया है। यह स्पेक्ट्रोग्राफ प्रकाश को उसके अलग अलग तरंग दैर्ध्य में विभाजित कर देता है। इस उपकरण को हैबिटेबल जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रहों का पता लगाने और चिन्हित करने के लिए तैयार किया गया है। गौरतलब है कि किसी तारे के आसपास का वह क्षेत्र जहां एक ग्रह अपनी सतह पर पानी को तरल रूप में बनाए रख सकता है,
हैबिटेबल जोन कहा जाता है। लोगों की खाद्य आदतों और स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव को लेकर हाल ही में एक सर्वे कराया गया था। यह सर्वे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने किया था, जिसमें नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो स्टडी 2015-16 का सहारा लिया गया। इसमें इंटरनेशनल लाइफ साइंसेज इंस्टीट्यूट इंडिया का समर्थन भी लिया गया। अध्ययन के मुताबिक अहमदाबाद, दिल्ली जैसे 7 बड़े शहरों में महिलाओं के मुकाबले पुरुष अधिक मात्रा में अतिरिक्त फैट का सेवन करते हैं। रोजमर्रा के जीवन में खाई जाने वाली डिशेज में हाई लेवल फैट पाया गया है। ज्यादा तले हुए भोजन का सेवन करने वाले लोग उबले और कम तले हुए भोजन का सेवन करने वाले लोगों के मुकाबले अधिक फैट का उपभोग करते हैं। वहीं शहरों में उपभोग किए जाने वाले लगभग सभी मांसाहार खाद्यों में अधिक मात्रा में फैट पाया गया है। आपको बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बायोमेडिकल रिसर्च के प्रमोशन, फार्मूलेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए देश में शीर्ष निकाय है। बीते दिनों नोएडा में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा EMMDA यानी एंसेंबल मेथड्स इन मॉडलिंग एंड डेटा एसिमिलेशन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इसका मकसद EPS यानी एंसेंबल प्रेडिक्शन सिस्टम की वर्तमान स्थिति, भविष्य की संभावनाओं और अनुकूल उपयोग पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना था। बीते कई वर्षों में मौसम पूर्वानुमान की नई तकनीकें विकसित हुई हैं, जिससे इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिली है। फिर भी मौसम से संबंधित भविष्यवाणी में अभी भी संख्यात्मक गलतियां संभव हैं। मौसम भविष्यवाणी की मात्रात्मक अनिश्चितता को दूर करने के लिए भारत समेत दुनिया के कई अग्रणी मौसम पूर्वानुमान केंद्रों ने मिलकर EPS विकसित किया है, जो मौसम का संभावित पूर्वानुमान प्रदान करता है। आपको बता दें कि वैश्विक और क्षेत्रीय हाई रिजोल्यूशन EPS से मिले अनुमान बहुत ही सटीक होते हैं। भारत ने हाल ही में 2 वैश्विक और 1 क्षेत्रीय EPS इंस्टॉल किया है, जिसकी रिजोल्यूशन क्षमता क्षैतिज धरातल के 4 किलोमीटर तक है और यह पूरे देश की फोरकास्टिंग करने में सक्षम है। इस सम्मेलन में UK, US समेत कई देशों के मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने EMMDA के नवीनतम विकास पर अपने रिसर्च पेपर रखे। इस सम्मेलन के प्रमुख विषय ग्लोबल वेदर प्रेडिक्शन, डेटा एसिमिलेशन और मासिक व मौसमी पूर्वानुमान में एंसेंबल मेथड्स का प्रयोग, साथ ही एंसेंबल वेदर फोरकास्ट के सत्यापन एवं अनुप्रयोग रहे हैं। बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र की टीम ने मर्केल सेल कार्सिनोमा ट्यूमर्स में मर्केल सेल पोलियोमा वायरस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एक नई डायग्नोस्टिक प्रणाली विकसित की है। मर्केल सेल कार्सिनोमा एक दुर्लभ तरह का त्वचा कैंसर है। इसका संबंध वृद्धावस्था, पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क और कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र से है। मर्केल सेल पोलियोमा वायरस त्वचा से संबंधित माइक्रोबायोटा का ही एक हिस्सा होता है। यह मानव जीनोम के संपर्क में भी आ सकता है और जब यह म्यूटेशन से गुजरता है तो कैंसर की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। शोधकर्ताओं ने डायग्नोस्टिक प्रणाली को विकसित करने के लिए CRISPR-Cas12 तकनीक का सहारा लिया है, जिससे किसी ट्यूमर में वायरस का पता लगाया जा सकता है। टीम ने शोध के दौरान DETECTR यानी DNA इंडोन्यूक्लिएज टारगेटेड क्रिस्पर ट्रांस रिपोर्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया। इसमें शामिल 3 भागों आइडेंटिफायर, स्विच और रिपोर्टर में Cas12a को एक स्विच यानी DNA कटिंग एंजाइम के तौर पर जोड़ा गया था। हाल ही में इनक्वाइस यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों और जलयानों पर किए जाने वाले ऑपरेशंस की विभिन्न ज़रूरतों पर ध्यान देने के लिहाज से उत्पादों का एक ट्रायल लॉन्च किया है। इससे इनक्वाइस के लोगों को समुद्री क्षेत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं से निपटने में आसानी होगी। इनमें शामिल एक उत्पाद SVAS यानी स्मॉल वेसल एडवाइजरी एंड फोरकास्ट सर्विसेज सिस्टम शामिल है। SVAS से कई सारे छोटे समुद्री जलयानों, खासकर मत्स्यन में उपयोग किए जाने वाले जलयानों पर होने वाले ऑपरेशंस में काफ़ी सुधार आएगा। SVAS संभावित खतरे से बचने के लिए यूजर्स को अलर्ट भेजेगा। यह वार्निंग सिस्टम बोट सेफ्टी इंडेक्स पर आधारित होगा। दूसरा प्रोडक्ट स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम है। यह तटीय इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी को समुद्री तरंगों का पूर्वानुमान कर चेतावनी जारी करेगा। इससे दक्षिण हिंद महासागर से अचानक उठने वाली समुद्री तरंगों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए पहले ही सूचना मिल सकेगी। केरल के पश्चिमी तट पर अचानक आने वाली इन तरंगों को कल्ला काडल भी कहा जाता है।
मुख्य रूप से प्री मॉनसून के समय अचानक से आने की प्रवृत्ति के कारण इसे कल्ला काडल कहा जाता है। इस स्थानीय टर्मिनोलॉजी को विश्व मौसम संगठन और यूनेस्को दोनों ही मान्यता दे चुके हैं। इनक्वाइस ने ABIS यानी एल्गल ब्लूम इंफॉर्मेशन सर्विस भी लॉन्च की है। ABIS के जरिए शैवाल प्रस्फुटन यानी एल्गल ब्लूम से जुड़ी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। शैवाल प्रस्फुटन से तटीय मत्स्यन को नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी तक 4 ब्लूम हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है, जिनमें शामिल हैं उत्तर पूर्वी अरब सागर, केरल का तटीय जल, मन्नार की खाड़ी और ओडिशा के गोपालपुर का तटीय जल क्षेत्र। इनक्वाइस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन की एक इकाई है। देश में समुद्र से जुड़ी सभी सूचनाएं सरकार और लोगों को उपलब्ध कराना इनक्वाइस का मुख्य कार्य है। बायोटेक्नोलॉजी फॉर बायोफ्यूल्स नामक जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ICGEB यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिनेकोकोकस SPPCC 7002 की वृद्धि दर और इसके शुगर कंटेंट में सफलतापूर्वक सुधार किया है। इसका प्रयोग बायोफ्यूल उत्पादन में किया जाएगा। बायोफ्यूल का उत्पादन एक जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया है। गौरतलब है कि अधिकांश जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाएं शर्करा और नाइट्रोजन स्रोतों की सतत और कम कीमत पर उपलब्धता पर आधारित होती हैं। परंपरागत रूप से यह शर्करा पौधों से प्राप्त होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को जैविक तत्वों मसलन शुगर, प्रोटीन और लिपिड में तब्दील करते हैं। वहीं कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया या ग्रीन ब्लू एल्गी भी प्रकाश संश्लेषण के जरिए शर्करा का उत्पादन कर सकते हैं। इनमें शर्करा उत्पादन की क्षमता स्थल आधारित फसलों की तुलना में अधिक होती है। साइनोबैक्टीरिया बायोमास नाइट्रोजन का भी स्रोत मुहैया कराता है। साइनोबैक्टीरिया ताजे और समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। ताजे जल का स्रोत कम होने की स्थिति में बायोफ्यूल उत्पादन के लिए समुद्री साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग करना बेहतर होगा। समुद्री साइनोबैक्टीरिया पर आधारित शर्करा उत्पादन को आर्थिक रूप से संभव बनाने के लिए वृद्धि दर और शुगर कंटेंट में सुधार जरूरी है। ICGEB के वैज्ञानिकों का शोध इसी दिशा में किया गया प्रयास है। आपको बता दें कि ICGEB एक स्वायत्त अंतर सरकारी संस्था है। सिनेकोकोकस SPPCC 7002 एक यूनिसेलुलर यूरी हेलाइन साइनोबैक्टीरिया है। जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के लिए इसमें अपार संभावनाएं हैं। बीते दिनों चेन्नई के एक अस्पताल में किए गए एक अध्ययन के दौरान आधे से ज्यादा सैंपल्स में CRB यानी कोलेस्टीन प्रतिरोधी बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई है। यह भारत में पहला ऐसा अध्ययन है जिसमें आंतों के भीतर CRB के अप्रत्यक्ष सबूत मिले हैं। कई शोधों में इस बात का खुलासा किया जा चुका है कि लोगों के शरीर में पाए जाने वाले जीवाणुओं में दवाइयों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि देखी जा रही है। इस नज़रिए से यह शोध भी अहम हो जाता है क्योंकि कोलेस्टीन ही आखिरी एंटीबायोटिक है जिसे सभी एंटीबायोटिक्स के असफल होने के बाद उपयोग में लाया जाता है। काफ़ी उच्च स्तर के दवा प्रतिरोधी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार के लिहाज से ही डॉक्टर्स कोलेस्टीन के उपयोग की सलाह देते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक CRB की उत्पत्ति अस्पतालों या खाद्य पदार्थों में हो सकती है, जहां एक तरफ अस्पतालों में उत्पन्न CRB कार्बापेनम सहित दूसरे एंटीबायोटिक्स के प्रति कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ खाद्य पदार्थ जनित CRBs कार्बापेनम के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। कार्बापेनम भी एक एंटीबायोटिक है जिसे उच्च स्तर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में यूज किया जाता है। शोध में CRB के जितने मामले पाए गए हैं उनमें 77% खाद्य पदार्थ जनित CRB हैं। इससे पहले 2018 में ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पत्रिका में छपे एक लेख में भी पोल्ट्री और कच्ची सब्जियों में बड़े पैमाने पर CRB क्लेप्सिला के पाए जाने का जिक्र किया गया था। इसकी मुख्य वजह यह बताई गई थी कि पोल्ट्री में उपचार के लिए बड़े स्तर पर कोलेस्टीन का यूज किया जाता है। 28 फरवरी को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस बार के कार्यक्रम की थीम वुमेन इन साइंस थी। इस दौरान राष्ट्रपति ने विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक समानता और महिलाओं को बढ़ावा देने के मकसद से 3 नई पहलों की घोषणा की। इनमें से विज्ञान ज्योति पहल का मकसद हाई स्कूल की छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है ताकि वे अपनी उच्च शिक्षा STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में प्राप्त कर सकें। वहीं गति यानी जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
इंस्टीट्यूशंस पहल स्टेम क्षेत्र में लैंगिक समानता के आकलन के लिहाज से एक समग्र चार्टर और फ्रेमवर्क विकसित करेगी। इसके अलावा राष्ट्रपति ने महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संसाधनों हेतु एक पोर्टल की घोषणा की है। इस पोर्टल पर महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स, करियर काउंसलिंग संबंधी ई-रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर यूएसए की नेशनल साइंस फाउंडेशन रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के जुड़े प्रकाशन के मामलों में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि देश की वैज्ञानिक संस्थाओं, शोधशालाओं और स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थाओं में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाने और उसे समर्थन देने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है। हाल ही में पूना सिटीजन डॉक्टर फोरम ने कॉर्ड ब्लड बैंकिंग से जुड़ी गलत धारणा को मिटाने का प्रयास किया है। यह संस्था डॉक्टर्स और मरीजों के बीच विश्वास को बढ़ावा देने और मेडिकल एथिक्स को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। दरअसल कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के तहत अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को भविष्य में उपयोग करने के लिहाज से प्रिजर्व किया जाता है। इस क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनियां कॉर्ड में मौजूद स्टेम सेल्स को सही कंडीशन में प्रिजर्व करने के लिए 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का पैकेज मुहैया कराती हैं। देखा गया है कि डॉक्टर्स और कंपनियों का गठजोड़ माता पिता बनने वालों का डेटा निकालता है। डिलीवरी से पहले उन लोगों को आकर्षक पैकेज और कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के फायदे के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR कमर्शियल कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के संबंध में सिफारिश नहीं करती। ICMR का कहना है कि कॉर्ड ब्लड बैंकिंग को भविष्य में उपयोग करने के लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए कंपनियों द्वारा इस तरह के पैकेज मेडिकल एथिक्स पर सवाल उठाते हैं। इसके अलावा किसी भी स्थिति में माता पिता को इस तरह की बैंकिंग की सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए। आपको बता दें कि अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स का अच्छा स्रोत होती है। यह भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ती है। भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई में प्लेसेंटा की बड़ी भूमिका होती है। साथ ही यह भ्रूण द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मददगार होता है। हाल ही में भारत ने GIS-8 यानी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा के साथ नोवेल कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 का जीनोम सीक्वेंस डेटा साझा किया है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इस संबंध में कार्रवाई की है। इससे पहले अखबारों में भारत द्वारा जीनोम सीक्वेंस डेटा साझा न किए जाने को लेकर खबरें छपी थी। यही नहीं, 2015 में भी जब H1N1 के चलते बड़ी संख्या में भारतीयों की मौत हुई थी, उस समय भी भारत ने पूरा जीनोम सीक्वेंस डेटा साझा नहीं किया था। जीनोम सीक्वेंस डेटा से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को किसी वायरस की उत्पत्ति के मूल स्थान के बारे में जानने और डायग्नोस्टिक विकसित करने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि GIS-8 प्लेटफॉर्म 2008 में 61वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के मौके पर लॉन्च हुआ था। इसे इन्फ्लुएंजा डेटा की शेयरिंग में सुधार लाने के मकसद से लाया गया था। बीते दिनों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने जीनोम इंडिया कैटलॉगिंग द जेनेटिक वेरिएशन इन इंडियंस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इस प्रोजेक्ट को देश के 20 विभिन्न संस्थानों के लिए आगामी 3 सालों की अवधि के लिए मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की जा चुकी है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 3 सालों में देश की विविध जनसंख्या में 10,000 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में की जाने वाली इस होल जीनोम सीक्वेंसिंग से प्राप्त जानकारियों को बाद में ह्यूमन जेनेटिक्स शोध में उपयोग किया जा सकेगा, ताकि लोगों को भविष्य में बड़ी बीमारियों के लिए भी सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट विश्व स्तरीय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्रेरित कार्यक्रम है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से 2003 के बीच अमेरिका के ऊर्जा विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया था। इसके अलावा दूसरे देशों के संस्थाओं ने भी इसमें अपनी भागीदारी दी। HGP का उद्देश्य मानव DNA के लगभग 20,500 जीन्स की पहचान करना था। हैदराबाद स्थित ARCI ने PEMFC यानी पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स तकनीक विकसित की है। इस सेल टेक्नोलॉजी को आपदा प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है। PEMFC का विशेष लाभ यह है कि इसे कम तापमान में भी उपयोग में लाया जा सकेगा। इस तकनीक में डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन सिस्टम्स भी लगे हुए हैं।
बता दें कि आपदा प्रबंधन में दुनिया भर में फिलहाल कंट्रोल रूम को इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स में बदलने की अवधारणा प्रचलन में है। ये ऑपरेशन सेंटर्स अत्याधुनिक संचार प्रणाली से लैस होते हैं और आपात की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं। नई तकनीक में 10 किलोवाट ऊर्जा प्रणाली लगाई गई है, जिसमें एक फ्यूल सेल स्टैक है जो ग्रिड पावर के बिना हाइड्रोजन गैस का उपयोग कर सतत बिजली की आपूर्ति करेगा। इसके अलावा इसमें एयर मूविंग सब सिस्टम्स, पावर कंट्रोल डिवाइसेज और कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की योजना बनाई गई है। ARCI 10 किलोवाट तक की क्षमता का PEMFC सिस्टम लगाने की योजना बना रहा है, जिसे तमिलनाडु राज्य आपात संचालन केंद्रों में स्थापित किया जाएगा। ARCI यानी इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास केंद्र है। बीते दिनों लोकसभा पटल पर आयुष क्षेत्र में विकास संबंधित जानकारियां रखी गईं। जानकारी के मुताबिक आयुष मंत्रालय ने नेशनल आयुर्वेदा मॉर्बिडिटी कोड्स विकसित किए हैं। यह आयुर्वेद के साथ साथ मानकीकृत आयुर्वेदिक शब्दावली में परिभाषित रोगों का समग्र वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण को आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित नमस्ते यानी नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा चुका है। बता दें कि आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के मानकीकरण के लिए CCRAS और आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद डायग्नोस्टिक मेथड्स की विश्वसनीयता और वैधता के लिए 2018 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। प्रोजेक्ट के तहत कुछ सामान्य बीमारियों की परिस्थितियों की पहचान की गई है। पहले चरण में कुष्ठ, कस यानी खांसी, श्वास और ज्वर की पहचान हुई है। CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह औषधियों की आयुर्वेद और सोवा रिग्पा प्रणाली में वैज्ञानिक शोध के फॉर्मुलेशन, समन्वय, विकास और प्रोत्साहन के लिए देश का शीर्ष निकाय है। विभिन्न रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए गुणवत्ता परक और वहनीय उत्पादों के लिए शोध के जरिए आयुर्वेद में उत्कृष्टता को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। सोवा रिग्पा हिमालय पार के क्षेत्रों की अत्यंत प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। वर्तमान में भारत के हिमालयी क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में यह चिकित्सा प्रणाली काफी प्रचलन में है। बीते दिनों लोकसभा में नेशनल बायोफार्मा मिशन के बारे में लिखित रूप से जानकारी दी गई। यह एक इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेटिव मिशन है, जिसके तहत देश में बायोफार्मास्यूटिकल विकास को गति प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत सरकार ने इनोवेट इन इंडिया कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। इनोवेट इन इंडिया का मकसद बायोफार्मा के क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के अलावा उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। इस मिशन को BIRAC यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल द्वारा लागू किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस मिशन को 2017 में मंजूरी दी गई थी। इसकी कुल लागत 1500 करोड़ रुपए है, जिसमें 50% फंडिंग विश्व बैंक के लोन के जरिए की गई है। आपको बता दें कि भारत की बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायो सर्विसेज, बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्री और बायो इन्फॉर्मेटिक्स शामिल हैं। सरकार ने 2025 तक इस क्षेत्र को $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। BIRAC एक गैर लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित किया गया है। कोविड-19 के संभावित और वास्तविक आंकड़ों का पता लगाने में जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक निरंतर कोशिश करते रहे, वहीं इस साल की शुरुआत में ही चीन में एक अभ्यास किया गया था ताकि चीन के वुहान में इसके मामलों का सही आंकड़ा सामने आ सके। सेल डिस्कवरी इन नेचर में छपे हालिया लेख की माने तो चीन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसके लिए SEIR यानी सस्पेक्टेबल एक्सपोज्ड इन्फेक्शियस रेजिस्टेंट नाम के संक्रामक रोग गतिशील मॉडल का सहारा लिया था। बताया जा रहा है कि यह मॉडल और भी तीक्ष्ण संक्रामक रोगों जैसे इबोला और सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के संबंध में भी पूर्वानुमान लगाने में कारगर रहा है। इस मॉडल में जनसंख्या को 4 हिस्सों सस्पेक्टेबल, एक्सपोज्ड, इन्फेक्शियस और रिमूव्ड में बांटा जाता है। इस मॉडल में सभी स्थितियों को क्रम में समझाया गया है। सस्पेक्टेबल यानी कोई संदिग्ध व्यक्ति किसी संक्रमण फैलाने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद ही एक्सपोज्ड की श्रेणी में आ सकता है। संदिग्ध व्यक्ति सबसे पहले एक्सपोज्ड चरण में पहुंचते हैं। इस दौरान उनमें निम्न स्तर का संक्रमण पैदा हो सकता है। इसके बाद वे संक्रामक चरण में प्रवेश कर जाते हैं।
एक्सपोज्ड वे वो होते हैं जो संक्रमित तो हैं लेकिन संक्रामक नहीं, जबकि इन्फेक्शियस वे हैं जो रोग का संचार करने में सक्षम होते हैं। रिमूव्ड मतलब जो बीमारी से उबर चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आपको बता दें कि किसी संदिग्ध को संक्रमणकारी व्यक्ति से रोग द्वारा संचारित होने की संभाव्यता को संक्रमण दर कहा जाता है, जबकि वह दर जिस पर संदिग्ध व्यक्ति संक्रमणकारी हो जाता है उसे इंक्यूबेशन रेट कहा जाता है। वहीं रिमूवल रेट संक्रमण की औसत अवधि के उलट होती है। इसके अलावा किसी एक मामले से सीधे तौर पर पैदा हुए संभावित मामलों को BRN यानी बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कहा जाता है। अगर BRN 1 से ज्यादा है तो माना जाता है कि प्रकोप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगर यह 1 से कम होता है, इसका मतलब आने वाले समय में नए मामले धीरे धीरे कम हो जाएंगे और प्रकोप समाप्त हो जाएगा। प्रयोगशाला में इन विट्रो प्रोसेस से RBC बनाने को लेकर एक तरफ जहां दुनिया भर के शोधकर्ता संभावनाएं तलाश रहे हैं, वहीं भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के NCCS यानी नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस की एक टीम ने इसमें सफलता हासिल की है। टीम ने एक तरीका इजाद किया है जिससे प्रयोगशाला में तेजी से RBC बनाए जा सकेंगे। टीम के मुताबिक बहुत कम सांद्रता पर TGF-β1 यानी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर नाम के छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल और एरिथ्रोपोएटिन नाम के हार्मोन के जरिए लैब में RBC बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। आपको बता दें कि एनीमिया, चोट संबंधी ट्रॉमा, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, सपोर्टिव केयर, ट्रांसप्लांट सर्जरी और ब्लड कैंसर जैसे अनगिनत मामलों में RBC यानी रेड ब्लड सेल्स के ट्रांसफ्यूजन की काफी अहम भूमिका होती है। हालांकि विकासशील देशों के ब्लड बैंक्स में RBC सहित रक्त की बड़ी कमी देखी जाती है। इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक HSCs यानी हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के जरिए शरीर के बाहर या यूं कहें लैब में RBC बनाने के प्रयोग में जुटे हैं। HSCs अविकसित सेल्स होते हैं जो सभी तरह की रक्त कोशिकाओं यानी WBC, RBC और प्लेटलेट्स में विकसित हो सकते हैं। ये सेल्स पेरिफेरल ब्लड और अस्थिमज्जा में पाए जाते हैं। HSCs रक्त में पाए जाने वाले विभिन्न तरह के सेल्स को सामने लाने में सक्षम होते हैं। यह सही है कि कई टीमें HSCs के जरिए लैब में RBC का उत्पादन करने में सफल रही हैं, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है। लिहाजा इस प्रक्रिया में तेजी लाने के क्रम में NCCS की टीम की सफलता सराहनीय है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने एक शोध में पाया है कि ग्लूकोज SIRT1 प्रोटीन को सीधे तौर पर नियंत्रित करता है। SIRT1 वह प्रोटीन है जो मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय और उम्र बढ़ने जैसी गतिविधियों से जुड़ा होता है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज पत्रिका में छपे शोध की माने तो अगर इस प्रोटीन पर से ग्लूकोज का नियंत्रण कम या समाप्त कर दिया जाए तो शरीर में मधुमेह जैसे रोग हो सकते हैं, जबकि अधिक खुराक लेने और SIRT1 की कमी की स्थिति में मोटापे में तेजी आ सकती है। टीम ने बताया कि यह प्रोटीन रोजमर्रा के फीड फास्ट साइकिल यानी आहार चक्र को नियंत्रित करता है। किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में भूखे रहने के दौरान SIRT1 बढ़ता है, जबकि आहार लेने के दौरान इसकी मात्रा में कमी आती है। यह प्रक्रिया ग्लूकोज और वसा उपापचय के बीच संतुलन बनाने के लिए काफी जरूरी होती है। कोरोना बीमारी के चलते जूनोटिक डिजीजेज चर्चा में हैं। जूनोसिस एक ऐसी बीमारी या संक्रमण है जो प्राकृतिक तौर पर किसी वर्टिब्रेट एनिमल के जरिए इंसानों में फैलती है। जूनोसिस बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट या किसी गैर परंपरागत एजेंट के जरिए उत्पन्न हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जानवर स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसी भी संभावना रहती है कि वे अपने साथ ऐसे जर्म्स कैरी कर रहे हों जिससे लोग बीमार हो सकते हैं। जानवरों से इंसानों में बीमारियां कई तरह से फैलती हैं। इसमें प्रत्यक्ष संपर्क में आने से, अप्रत्यक्ष तौर पर संपर्क में आने पर, वेक्टर बॉर्न और जल जनित तरीके से होने वाला फैलाव शामिल है। इन बीमारियों से कोई भी ग्रसित हो सकता है, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से अधिक उम्र के लोग, कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग और गर्भवती महिलाएं इसके लिए अधिक सुभेद्य या वल्नरेबल हैं। जानवरों में होने वाले इन्फ्लुएंजा के प्रकारों की बात करें तो चमगादड़ इन्फ्लुएंजा, बिल्ली में होने वाला इन्फ्लुएंजा, कैनाइन इन्फ्लुएंजा यानी डॉग फ्लू, स्वाइन इन्फ्लुएंजा और एवियन इन्फ्लुएंजा को इसमें शामिल किया जाता है। वहीं जूनोटिक बीमारियों से बचने के उपायों के तहत कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जानवरों के आसपास होने के बाद हमेशा अपने हाथों को अच्छे से धुलना, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करना इत्यादि। खुद को मच्छर, किलनी और मक्खी आदि के काटने से बचाव करना और जानवरों के काटने या खरोचने से बचना भी इन उपायों में शामिल है।
बीते दिनों यूके सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने कोरोना वायरस से हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए देश की 60% आबादी को संक्रमित करने की रणनीति का संकेत दिया। हालांकि व्यापक आलोचना के बाद ब्रिटेन इस विचार से पीछे हट गया है। दरअसल हर्ड इम्यूनिटी किसी संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए आबादी की एक निश्चित संख्या को प्रतिरक्षित करने से संबंधित है। आमतौर पर इस अवधारणा का उपयोग टीकाकरण के संदर्भ में किया जाता है, लेकिन अगर पर्याप्त लोग संक्रमित होने के बाद प्रतिरक्षा हासिल कर चुके हैं तो भी हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यदि आबादी का एक निश्चित प्रतिशत प्रतिरक्षित है तो वो अब किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित नहीं करेगा। साथ ही संक्रमण को उन लोगों तक पहुंचने से भी रोकेगा जो वल्नरेबल यानी सुभेद्य हैं। इससे संक्रमण की श्रृंखला टूट जाएगी। वैसे किसी आबादी में किसी महामारी के लिए हर्ड इम्यूनिटी कब पहुंचेगी, यह वैक्सीन की प्रभाव क्षमता और उस खास आबादी पर वायरस के असरदार होने पर निर्भर करता है। गणितीय रूप से यह एक संख्या के आधार पर परिभाषित किया गया है जिसे हर्ड इम्यूनिटी सीमा कहा जाता है। यह प्रतिरक्षित व्यक्तियों की संख्या को इंगित करता है। वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से विशेषज्ञों ने कोविड-19 के लिए हर्ड इम्यूनिटी सीमा का अनुमान 60% से अधिक लगाया है। इसका मतलब है कि 60% से अधिक आबादी को हर्ड इम्यूनिटी के चरण तक पहुंचने के लिए प्रतिरक्षा विकसित करने की जरूरत है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के टेस्ट के लिए एक तरीका ईजाद किया है। इससे टेस्ट को किफ़ायती बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि समाज में बड़े पैमाने पर इसे मुहैया कराया जा सके। अब पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी क्लिनिकल सैंपल्स पर इस टेस्ट की वैधता की पुष्टि करेगी। वर्तमान में भारत में कोविड-19 के फैलाव को देखते हुए स्वदेशी किट का निर्माण वक्त की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने निजी लैब्स से टेस्ट की कीमत को 4,500 रुपये से अधिक न करने का अनुरोध किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आरएनए वायरस से जुड़े रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऐसे के लिए नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का प्रमाणन प्राप्त सभी निजी लैब्स कोविड-19 का टेस्ट कर सकेंगी। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे के वैज्ञानिकों ने हंटिंगटन बीमारी से संबंधित एक प्रमुख कोशिकीय तंत्र का खुलासा किया है। शोधकर्ताओं ने सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर लाइफ साइंसेज पत्रिका में इससे जुड़ी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। आपको बता दें कि हंटिंगटन रोग मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक प्रगतिशील आनुवंशिक विकार है जो शरीर की अनियंत्रित गतिविधियां, संतुलन और गतिविधियों के खराब समन्वय, संज्ञानात्मक क्षमताओं में गिरावट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, यादाश्त को खो देना, मनोभाव में बदलाव और व्यक्तित्व परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा करता है। दरअसल HTT नामक जीन में उत्परिवर्तन के कारण यह रोग होता है। HTT जीन हंटिंगटन नामक प्रोटीन के उत्पादन के लिए निर्देश प्रदान करते हैं। जब जीन उत्परिवर्तन यानी जीन म्यूटेशन होता है तो वह जीन असामान्य रूप से हंटिंगटन प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश देने लगता है जो कि क्लम्प यानी गुच्छों में बदल जाते हैं। ये हंटिंगटन क्लम्प मस्तिष्क की कोशिकाओं के सामान्य कामकाज को बाधित करते हैं जिससे अंततः मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की मृत्यु हो जाती है। शोध के लिए वैज्ञानिकों ने फलों पर लगने वाली मक्खियों पर HTT जीन का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रोगाणु हंटिंगटन प्रोटीन कोशिकाओं में समग्र प्रोटीन उत्पादन में कमी लाते हैं। हंटिंगटन क्लम्प द्वारा संभवतः ORB2 प्रोटीन के अणुओं को प्रोटीन बनाने से जुड़े अपने सामान्य कार्य को पूरा करने में बाधा पहुंचाना था। स्पष्टता के लिए वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं को ORB2 प्रोटीन को अधिक मात्रा में उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जिससे वास्तव में दोषपूर्ण हंटिंगटन प्रोटीन का प्रतिकूल प्रभाव कम पाया गया। गौरतलब है कि मनुष्यों में CPEB प्रोटीन फ्रूट फ्लाई के ORB2 प्रोटीन के समान होता है। यह भी रोगजनक हंटिंगटन क्लम्प द्वारा अनुक्रमित किया जाता है। इसीलिए फ्रूट फ्लाई के अध्ययनों से प्राप्त जानकारी मानव में हंटिंगटन रोग को समझने के लिए प्रासंगिक और मूल्यवान है। बीते दिनों नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने व्हाइट फ्लाइज यानी सफ़ेद मक्खी से लड़ने के लिए कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है। इसका फील्ड टेस्ट पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के फरीदकोट केंद्र में इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक होगा। हालांकि आनुवंशिक रूप से संशोधित BT कपास किसानों के उपयोग के लिए बाजार में पहले से ही मौजूद है, पर यह व्हाइट फ्लाइज के खिलाफ प्रतिरोधी नहीं है। इसलिए
कपास की यह नई कीट प्रतिरोधी किस्म बेहद महत्वपूर्ण है। संस्थान के मुताबिक व्हाइट फ्लाइज दुनिया के शीर्ष 10 विनाशकारी कीटों में से एक हैं, जो कि 2000 से अधिक पौधों की प्रजातियों को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही बहुत से पादप वायरस के लिए ये वाहक का कार्य भी करते हैं। व्हाइट फ्लाइज से खराब होने वाली फसलों में से कपास प्रमुख है। 2015 में इन्हीं वजहों से पंजाब में कपास की 2/3 फसल नष्ट हो गई थी। गौरतलब है कि व्हाइट फ्लाइज के लिए विषैले प्रोटीन की पहचान करने के लिए शोधकर्ताओं ने करीब 250 पौधों पर अध्ययन किया, जिनमें से एक खाद्य फर्न टेक्टीरिया म्रेकोडोंटा की पत्ती का अर्क व्हाइट फ्लाइज के लिए विषाक्त पाया गया। इस प्रोटीन की खासियत यह है कि तितली और मधुमक्खी जैसे अन्य लाभकारी कीड़ों पर यह कोई हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ता। यह प्रोटीन स्तनधारियों के लिए सुरक्षित है या नहीं, इसके लिए चूहे पर भी इसकी विषाक्तता का परीक्षण किया गया था। ARCI के वैज्ञानिकों ने उपकरणों के जीवन काल को बढ़ाने के लिए घर्षण को कम करने वाले नैनो कंपोजिट कोटिंग्स का विकास किया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि विशेष आकार के सिलिकॉन कार्बाइड सब माइक्रोन कणों के संसेचन यानी इम्प्रेग्नेशन के साथ निकेल टंगस्टन आधारित कोटिंग्स उपकरण के घर्षण गुणांक को कम और तेल प्रतिधारण क्षमता को बढ़ाएगा। इससे उपकरण के घिसाव और जंग प्रतिरोध की क्षमता का उत्कृष्ट संयोजन प्राप्त होगा। कई एयरोस्पेस, रक्षा, ऑटोमोबाइल, अंतरिक्ष उपकरणों की पुर्जों की क्षमता को बढ़ाने के लिए घर्षण को कम करने की आवश्यकता होती है। सामान्यतः इसके लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग करना पड़ता है, जो इन प्रणालियों की लागत, जटिलता और वजन को बढ़ाता है। ARCI समूह द्वारा विकसित कोटिंग्स न केवल घर्षण को कम करने में सक्षम है, बल्कि बाजार में उपलब्ध अन्य जंग प्रतिरोधी कोटिंग्स की तुलना में भी बेहतर है। आपको बता दें कि ARCI यानी इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और इंटरनेट पर कई तरह की सूचनाएं दी जा रही हैं। इनमें से कई सूचनाएं सही भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश सूचनाएं आधारहीन हैं। वायरस को लेकर भ्रामक खबरों के फैलाव को रोकने के लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा डॉक्टर TV वेंकटेश्वरन के हवाले से वायरस के संबंध में जरूरी बातों का प्रकाशन किया गया है। हम भी अपने व्यूअर्स तक ये जानकारी साझा करना जरूरी समझते हैं। इन सूचनाओं को हम प्रश्न और उत्तर के रूप में आपके सामने पेश कर रहे हैं। यदि यह प्रश्न किया जाए कि इसका संक्रमण कैसे होता है, तो इसका उत्तर होगा, यह वायरस गले और फेफड़ों में उपस्थित एपिथेलियल सेल्स को संक्रमित करता है। SARS-CoV-2 मनुष्य में उपस्थित ACE2 यानी एंजियोस्टेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम 2 पर अटैक करता है। अधिकांशतः ACE2 गले और फेफड़ों में पाया जाता है। वायरस हमारे शरीर में आंख, नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है। ऐसे में हमारे हाथ वायरस को हमारे शरीर के अंदर पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। हाथों को 20 सेकंड की अवधि तक थोड़ी थोड़ी देर बाद धुलने से संक्रमण को रोका जा सकता है। इससे जुड़ा एक प्रश्न बन सकता है कि कितने PFU से मनुष्य संक्रमित हो सकता है। इसका जवाब यह है कि PFU यानी प्लेक फॉर्मिंग यूनिट सैंपल इन्फेक्टिविटी को मापने की एक इकाई है। मनुष्य को संक्रमित होने के लिए 7 लाख से अधिक PFU की जरूरत होती है। फिर एक सवाल उभरता है कि कितने समय में मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को संक्रमित कर सकता है। तो इसका उत्तर है कि एक मनुष्य कितने समय में किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, इस बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनुमान है कि 10 से 14 दिनों में ऐसा हो सकता है। इस संक्रामक काल में संक्रमण को फैलने से रोकने के कई आर्टिफिशियल तरीके हैं। इनमें से हॉस्पिटलाइजेशन, लॉकडाउन, आइसोलेशन और क्वारंटाइन प्रभावकारी तरीके हैं। इसके बाद सवाल बनता है कि संक्रमण को कौन फैला सकता है। तो इसका उत्तर है, वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति लक्षणों को दिखाने से पहले किसी को संक्रमित कर सकता है। इसलिए खांसने या छींकने से पहले मुंह और नाक को कवर करने से संक्रमण के फैलाव को कम किया जा सकता है। संक्रमित व्यक्ति की लार, बलगम और मल में वायरस पूरे संक्रमण काल के दौरान मौजूद रहता है। फिर एक सवाल है कि लोग संक्रमित कैसे होते हैं। दरअसल ट्रांसमिशन मुख्य तौर पर ड्रॉपलेट्स के जरिए होता है। इसके लिए संक्रमित व्यक्ति से नज़दीकी संपर्क होना जरूरी है, जो कि 6 फीट से कम की दूरी में संभव है। इसलिए यह जागरूकता फैलाई जा रही है कि सार्वजनिक स्थानों पर लगभग 1.5 मीटर की दूरी मेंटेन की जाए। हांगकांग में हुए एक शोध के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग से संक्रमण के फैलाव को 44% तक कम किया जा सकता है।
निर्जीव वस्तुएं मसलन फोन, किसी काउंटर, दरवाजे को पकड़ने वाले हिस्से और किसी सतह से फैलाव की सबसे ज्यादा संभावना है। हालांकि इस पर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से इन चीजों को छूने के बाद हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। फिर एक वाजिब सवाल है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो एक संक्रमित व्यक्ति औसतन 2.2 से 3.1 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग के जरिए संक्रमण की इस दर को कम किया जा सकता है। इससे जुड़ा एक और दिलचस्प सवाल है कि यह वायरस कहाँ से आया है। दरअसल यह वायरस चमगादड़ का सूप पीने से नहीं आया है। एक बार बॉयल करने पर वायरस समाप्त हो जाता है। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यह वायरस चमगादड़ से मनुष्यों में आया है। हालिया जीनोम्स स्टडी बताती है कि मनुष्यों में आने से पहले यह चमगादड़ के जरिए किसी इंटरमीडियरी स्पीशीज में आया है। अगला प्रश्न है कि क्या इससे जानवर संक्रमित हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के अनुसार मनुष्यों के अलावा इससे चमगादड़, सीवेट, बंदर और स्वाइन सेल्स भी प्रभावित हो सकते हैं। इससे पालतू जानवर प्रभावित नहीं होते। एक अहम सवाल है कि यह बीमारी कितनी खतरनाक है। यहाँ थोड़ी राहत की बात यह है कि कोविड-19 के अधिकांश मामले माइल्ड हैं। 15% को हॉस्पिटलाइजेशन और 5% को क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है। बहुत सारे मामलों में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। फिर एक प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा सुभेद्य यानी वल्नरेबल कौन है। दरअसल हेल्थ केयर वर्कर्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इटली के लोम्बार्डी में 20% हेल्थ केयर वर्कर्स मेडिकल केयर देते वक्त संक्रमित हुए हैं। सामान्य लोगों में 60 साल से अधिक उम्र के लोग और ऐसे लोग जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज इत्यादि से पीड़ित हैं, हाई रिस्क पर हैं। और अंत में इससे जुड़ा एक सवाल यह है कि क्या मिल्क पैकेट और अखबार से वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसका जवाब है कि SARS-CoV-2 प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील की सतह पर 3 दिन तक रह सकता है। जब वायरल लोड 10,000 PFU हो तो यह अखबार और कॉटन क्लॉथ पर 5 मिनट तक सर्वाइव करता है। मिल्क पैकेट को अच्छे से धुलकर इस्तेमाल करना वायरस को हटाने के लिए पर्याप्त होगा। हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्टिन ने आगाह किया कि पिछले कुछ दिनों में पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क और राउटर पर साइबर अपराधों की संख्या बढ़ी है। दरअसल देश में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में मदद करने के लिए बहुत से संगठनों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा है। सर्टिन के मुताबिक इस महामारी का फायदा उठाते हुए साइबर अपराधी खुद को किसी प्रतिष्ठित संस्था का बताकर कोविड-19 से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट या दान को प्रोत्साहित करने वाले फिशिंग ईमेल भेज सकते हैं और लोगों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड्स आदि की मांग कर सकते हैं। सर्टिन ने इससे बचने के उपाय के रूप में कहा कि लोग अपने घर के वाईफाई राउटर के डिफॉल्ट पासवर्ड बदलें, सभी अकाउंट और डिवाइस पर मजबूत पासवर्ड लगाएं और हो सके तो 2 फैक्टर प्रमाणीकरण का उपयोग करें। साथ ही वर्क कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को किसी से भी साझा न करें। जब कर्मचारी ऑफिस के उपकरण घर लाते हैं तो उन उपकरणों को घर में किसी और को उपयोग के लिए न दें। आपको बता दें कि सर्टिन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी है। यह हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर हमले से निपटने के लिए देश की नोडल एजेंसी है और देश के इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा को मजबूत करती है। बीते 2 अप्रैल को ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सभी राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं को कोरोना वायरस का परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। इनमें CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। इससे CSIR लैब्स को अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल आसानी से मिल सकेंगे। इसके बाद ही सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CSIR-CCMB हैदराबाद और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी CSIR-IGIB दिल्ली ने वायरस की सीक्वेंसिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए किसी जीव के DNA न्यूक्लियोटाइड के क्रम को समझा जा सकता है। यह जीव के संबंध में अहम जानकारियों को समझने में मदद करता है। इसलिए SARS-CoV-2 की जीनोम सीक्वेंसिंग से यह समझने में मदद मिलेगी कि वायरस कहाँ से आया है, कैसे फैलता है और भारत में इसके कितने अलग स्ट्रेन्स हैं। 7 अप्रैल तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत ने कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के 9 जीनोम सीक्वेंस को GIS-AID के साथ साझा किया है। इन सभी जीनोम सीक्वेंस को पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा साझा किया गया है। WHO ने देशों द्वारा जीनोम सीक्वेंस साझा करने के लिए
GISAID यानी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा को 2008 में शुरू किया था। हाल ही में यह बात सामने आई है कि कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के एक समूह में प्रतिरक्षा प्रणाली के अत्यधिक सक्रिय हो जाने की वजह से उनकी हालत गंभीर हो जा रही है। वैज्ञानिक CSS यानी साइटोकाइन स्टॉर्म्स सिंड्रोम को इसका कारण बता रहे हैं। सामान्यतः कोविड-19 के गंभीर परिणाम 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों या पहले से ही हृदय रोग, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, सांस की बीमारी और कैंसर से ग्रस्त लोगों पर ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह बीमारी किशोरों और युवाओं को प्रभावित नहीं कर रही। CSS के लक्षण मुख्यतः इस बीमारी से ग्रसित युवाओं और किशोरों में ही दिख रहे हैं। आपको बता दें कि मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों को नष्ट करके विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली तब सक्रिय हो जाती है जब शरीर में बैक्टीरिया, कवक, वायरस जैसे एंटीजन प्रवेश करते हैं जिन्हें शरीर नहीं पहचान पाता। एक प्रभावी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया में इन्फ्लेमेशन एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हिस्सा होता है। इन्फ्लेमेशन शरीर के समस्याग्रस्त हिस्से में बड़ी संख्या में प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी कोशिकाओं को भेजने के लिए रक्त प्रवाह में बढ़ोतरी कर देता है। लेकिन इन्फ्लेमेशन की इस प्रक्रिया को नियमित नहीं किया गया तो यह ज़रूरत से कहीं ज़्यादा संख्या में इन प्रतिरक्षा कोशिकाओं को भेजने लगता है। इससे हानिकारक एंटीजन के साथ साथ आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं और ऊतकों को भी नुकसान पहुंचने लगता है। ऐसी स्थिति को ही साइटोकाइन स्टॉर्म्स सिंड्रोम कहा जाता है। इससे मानव शरीर में सेप्सिस यानी रक्त विषाक्तता की संभावना बढ़ जाती है और कई बार मृत्यु भी हो जाती है। आपको बता दें कि साइटोकाइन प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित प्रोटीन होते हैं। इन कोशिकाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के कारण साइटोकाइन का उत्सर्जन भी तेजी से होता है और इसी को साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है। बीते दिनों भारत सरकार के DST यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए CAWACH पहल के लिए 56 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। CAWACH यानी सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस के तहत कोविड-19 के प्रकोप को कम करने या रोकने वाले नवाचारों और स्टार्टअप को सहयोग दिया जाएगा। साथ ही उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा। CAWACH की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में SINE यानी साइन को चुना गया है। साइन यानी सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप IIT बॉम्बे का एक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर है जो कि DST द्वारा मान्यता प्राप्त है। गौरतलब है कि भारत में DST कोविड-19 महामारी से लड़ने के प्रयासों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस समय DST कोविड-19 के नियंत्रण और शमन के लिए आवश्यक प्रयास जैसे वेंटिलेटर, डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सा विज्ञान, सूचना विज्ञान के क्षेत्रों में किए जा रहे अनुसंधानों और नवाचारों को बढ़ावा दे रहा है। इसके अंतर्गत ही CAWACH पहल मुख्यतः उन स्टार्टअप्स के नवाचारों को सहायता मुहैया कराएगी जिनके उत्पाद अगले 6 महीनों के भीतर बाजार में उपलब्ध हो सकेंगे। हाल ही में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 के इलाज के लिए कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है। इसके लिए केरल को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी गई है। हालांकि उपचार के ट्रायल को शुरू करने से पहले ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूशनल एथिक्स समिति की मंजूरी भी जरूरी है। वैसे आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा उपचार कोई नया प्रयोग नहीं है। इससे पहले भी इबोला, H1N1 और सार्स जैसी बीमारियों के लिए ऐसा किया जा चुका है। दरअसल कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत किसी बीमारी के संक्रमण से ठीक हो चुके व्यक्ति के रक्त प्लाज्मा से दूसरे संक्रमित लोगों का इलाज किया जाता है। इसमें संक्रमण से ठीक हुए रोगी के प्लाज्मा को उसी बीमारी से संक्रमित किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर डालते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि स्वस्थ रोगी के प्लाज्मा में उस बीमारी के एंटीजन से लड़ने वाले एंटीबॉडी मौजूद होते हैं, इसलिए दूसरे रोगी के शरीर में प्लाज्मा डालने पर इसमें मौजूद एंटीबॉडी तुरंत एंटीजन की पहचान करके सक्रिय हो जाते हैं। इस तरीके को पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। रक्त के 4 प्रमुख घटक प्लाज्मा, RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो यह पानी, शुगर, वसा, प्रोटीन और लवण के मिश्रण के रूप में रक्त का तरल घटक होता है।
इसका मुख्य काम शरीर में रक्त कणिकाओं, पोषक तत्वों, एंटीबॉडी, हार्मोन आदि का पूरे शरीर में परिवहन करना है। एंटीबॉडी एक इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एक विशेष प्रतिरक्षा प्रोटीन है जो शरीर में किसी एंटीजन के प्रवेश करने पर उत्पन्न होता है। इसका उत्पादन प्रतिरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख कार्य होता है। बी लिम्फोसाइट या बी सेल नामक एक प्रकार के WBC द्वारा एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है। बीते दिनों ICMR ने एक एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी के मुताबिक देश भर के सभी लेबोरेटरीज में कोविड-19 के परीक्षण के लिए पूल्ड टेस्टिंग की बात की गई है। ICMR का मानना है कि कोविड-19 के जो टेस्ट हो रहे हैं भारत में, उनमें पॉजिटिव केसेस का परसेंटेज काफी कम है। इसलिए पूल्ड टेस्टिंग के द्वारा कोविड-19 के परीक्षणों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। हालांकि ICMR ने अपनी गाइडलाइंस में यह भी कहा है कि 5 से अधिक लोगों के सैंपल्स को एक साथ नहीं मिलाया जाएगा और जिन स्थानों पर कोविड-19 परीक्षण में पॉजिटिव लोगों की प्रतिशतता 5% से ज्यादा है, वहां पूल्ड टेस्टिंग नहीं की जाएगी। पूल्ड टेस्टिंग में कई व्यक्तियों के सैंपल्स को एक साथ एक ट्यूब में लेकर PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण के जरिए जांच की जाती है। यदि इस परीक्षण का परिणाम पॉजिटिव आता है तो उन सभी के सैंपल्स का अलग अलग फिर से परीक्षण किया जाता है, जिसे पूल डीकॉन्वोल्यूशन कहा जाता है। पर यदि कोई पॉजिटिव परिणाम नहीं आता तो पूल्ड सैंपल्स में सभी व्यक्तिगत सैंपल्स को नेगेटिव माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लागत और समय की बचत होती है। लीगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन की गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं ने पहली बार 2 असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल्स के मर्जर का पता लगाया है। हालांकि GW190412 नाम की इस घटना के बारे में 1 साल पहले ही जानकारी मिली थी। गुरुत्वाकर्षण तरंग से जुड़ा पहला संकेत मिलने के लगभग 5 साल बाद इन शक्तिशाली डिटेक्टरों द्वारा ऐसी किसी घटना का पता लगाया गया है। प्राप्त संकेतों के मुताबिक इनमें से एक ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 30 गुना और दूसरा सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 8 गुना है। विलय की वास्तविक दूरी पृथ्वी से 2.5 अरब प्रकाश वर्ष अनुमानित है। आपको बता दें कि LSC यानी लीगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन वैज्ञानिकों का एक समूह है जो कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहचान और अध्ययन करता है। इसका उपयोग गुरुत्वाकर्षण की मूलभूत भौतिकी का पता लगाने और खगोल विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण तरंग विज्ञान के उभरते हुए क्षेत्र का विकास करने में किया जाता है। 1997 में स्थापित LSC में 18 देशों के 100 से अधिक संस्थानों के 1000 से अधिक वैज्ञानिक शामिल हैं। भारत के भी कुछ प्रमुख संस्थान जैसे IIT बॉम्बे, IIT मद्रास के वैज्ञानिक LSC में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चंद्रमा का पहला डिजिटल यूनिफाइड ग्लोबल जियोलॉजिकल मैप वर्चुअली जारी किया गया है। इस मैप को यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, नासा और लूनर प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। इसे यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून नाम दिया गया है। यह मैप भविष्य में चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मानव मिशनों के लिए ब्लूप्रिंट का काम करेगा। इसके अलावा शोध और विश्लेषण में भी मददगार साबित होगा। यह मैप पूरे लूनर सरफेस की 43 जियोलॉजिकल यूनिट्स को शामिल करता है। आपको बता दें कि चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, इसलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई पड़ता है। इस फेनोमेना को टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। बीते दिनों यूरोप में कोविड-19 की वैक्सीन के लिए पहली बार ह्यूमन ट्रायल किया गया। इस वैक्सीन का विकास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। ट्रायल के रिजल्ट से यह पता चल पाएगा कि वैक्सीन कितना प्रभावी है। इसकी पुष्टि ट्रायल के रिजल्ट से हो पाएगी। ऑक्सफोर्ड ने इस संबंध में सकारात्मक उम्मीद जताई है। इससे पहले ऑक्सफोर्ड टीम ने कोरोना वायरस के दूसरे प्रकार मर्स के लिए वैक्सीन विकसित की थी। इसके क्लिनिकल ट्रायल में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले थे। आपको बता दें कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन को चिंपैंजी में पाए जाने वाले कॉमन कोल्ड वायरस के वीक वर्जन से बनाया गया है। इसे एडेनो वायरस के नाम से जाना जाता है। इसे मॉडिफाई किया गया जिससे यह इंसानों में वृद्धि न कर सके। वैज्ञानिकों ने सितंबर तक वैक्सीन की लगभग 1 मिलियन डोज तैयार करने की बात कही है।
WHO के अनुसार वैक्सीनेशन किसी भी प्रकार को रोकने के लिए सबसे प्रभावकारी तरीकों में से एक है। वैक्सीन शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को वायरस या बैक्टीरिया जैसे पैथोजेंस को पहचानने और लड़ने में मदद करती है। मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एक वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि एक नोवल कोरोना वायरस मर्स कोवी यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस से होती है। इसकी पहचान सबसे पहले साल 2012 में सऊदी अरब में हुई थी। हाल ही में ARCI के वैज्ञानिकों ने पदार्थों के नैनो यांत्रिक गुणों की मैपिंग के लिए एक उन्नत उपकरण विकसित किया है। इसका नाम नैनो बिट्स 3D रखा गया है। यह उपकरण कुछ विशेष पदार्थों जैसे कि मल्टीफेज एलॉय, कंपोजिट्स और मल्टीलेयर कोटिंग्स की मैपिंग करेगा। ARCI ने इसे अमेरिका के नैनो मैकेनिक्स इंक ओक रिज के साथ मिलकर विकसित किया है। आपको बता दें कि ARCI यानी द इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर एक स्वायत्त संस्थान है। नैनो ब्लिट्स 3D तकनीक का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका हाई थ्रूपुट है, जिसमें मात्र कुछ घंटों के परीक्षण से ही 10,000 से भी अधिक डेटा पॉइंट्स जनरेट किए जा सकते हैं। इन डेटा पॉइंट्स को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके प्रोसेस्ड किया जाता है। इसकी तेज मैपिंग क्षमता का उपयोग माइक्रोमीटर पैमाने पर पदार्थों के संरचना गुण संबंधों को जल्दी से स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। यह आगे मल्टी स्केल मैकेनिक्स को समझने और हाइरार्किकल मटेरियल को विकास करने में सहायक हो सकता है।